एक परिवार खाना खा के रात को आराम से सोया हुआ है और अचानक आतंकवादी हमला हो जाता है और उसमें पूरे परिवार को सबको मार दिया जाता है और सिर्फ आप बचते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। उस परिस्थिति में आप सोचिए आप क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है। मैं यूपी के ज़िला पीलीभीत के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म वहीं से हुआ था और मेरे परिवार में पिताजी बहुत छोटे से एक किसान थे। 2-4 बीघा की हमारी ज़मीन हुआ करती थी। घर में मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई, बड़ी बहन थी और हम छोटा परिवार था लेकिन एक खुशी परिवार था। हम आराम से रहते थे। गरीब ज़रूर थे लेकिन फिर भी छोटे परिवार में होते हुए भी बहुत सारी खुशियाँ रहती थी। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और जिससे मुझे एक अनाथ के रूप में रहना पड़ गया। 17 दिसंबर 1991 को आतंकवादियों का एक ऐसा अटैक हुआ। हम अपने परिवार के साथ सोए हुए थे। मैं अपनी सिस्टर के साथ, बहन के साथ सोया हुआ था एक अलग कमरे में। मेरे माता-पिता मेरे छोटे भाई के साथ सोए हुए थे दूसरे कमरे में। मुझे अचानक रात के 11:30 बजे के लगभग गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक देखता हूँ मेरी बड़ी बहन मेरे ऊपर गिर जाती है, मेरी रज़ाई के ऊपर गिर जाती है और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चल रही होती है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है। मैं ऊपर वाले को याद करता हूँ कि ये क्या हुआ है और चुपचाप आँखें बंद करके, सांसें बंद करके रोक लेता हूँ अपने आप को, जिससे मुझे ये लगे लोगों को ये ना, जो गोलियाँ चला रहे हैं उनको ये ना पता चले कि यहाँ पे भी कोई है। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करता हूँ कि ये गोलियाँ बंद हो जाएँ, कहीं से कोई आवाज़ आना बंद हो जाए। आधे घंटे के बाद मैं देखता हूँ कि गोलियों की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर मैं अपनी बहन को अलग हटा के वहाँ से बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ मेरा छोटा भाई, जिसको 3-4 गोलियाँ लग चुकी थी, वो खून से लथपथ था, रो रहा था बुरी तरह से। मैं उसको समझाता हूँ, चुपचाप करता हूँ, आराम से बैठा देता हूँ कि रोना मत, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम ज़िंदा हो और फिर से तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 6-7 साल थी, तो मैं अपने पड़ोसियों की तरफ भागता हूँ। वहाँ उनका दरवाज़ा खटखटाता रहता हूँ बहुत देर तक, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि उनको भी डर था कि कोई आएगा तो शायद उनकी भी जान को खतरा हो जाएगा। छोटे पतले हाथ होने की वजह से मैंने उनका दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर घुस गया। चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन उन्होंने अपनी जान की वजह से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और कुंडी लगा ली। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं फिर झाड़ियों में जाके छुप गया थोड़ी देर तक। मैं देख रहा था कि कोई इधर-उधर जा रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। आधा 1 घंटे के बाद मुझे पता चलता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी इधर-उधर से आना-जाना नहीं हो रहा है। लोग शांत हो रखा है सब कुछ और आतंकवादी लोग जो थे आए हुए थे, वो भी चले गए लग रहा था। उसके बाद मैं गाँव की तरफ भाग खड़ा होता हूँ और वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी लोग नहीं देखा क्योंकि डरे हुए थे, कोई अपने घर के बाहर नहीं निकल रहा था। काफ़ी कुछ आधे 1 घंटे के बाद कुछ लोग बाहर निकलते हैं और जब सब लोग निकल आते हैं तब मुझे थोड़ी-सी सांत्वना होती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे ठीक है, अब मुझे सेफ हो गया हूँ मैं। उनके सबके आ जाने के बाद मैं फिर से घर की तरफ वापस जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ तो चारों तरफ सिर्फ लाश-लाश पड़ी होती हैं क्योंकि मेरे 2 चाचा, चाची, उनके बच्चे और इवन मेरे बहन और भाई भी घायल अवस्था में पड़ा होता है। मैं अपने भाई को कंधे पे उठाता हूँ और गाँव में लिए जाता हूँ, जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। वहाँ पे फिर हम रात भर आग जला के, क्योंकि ठंड का सीज़न था, दिसंबर की बात थी, तो आग जला के रहते हैं। रात भर इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। सुबह पुलिस आती है, सारे सब लोग हॉस्पिटल के जाते हैं, भाई को ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं और कई लोग आते हैं, जैसे मंत्री लोग भी आते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं। उसी समय बदायूं के एमपी स्वामी चिन्मयानंद जी आते हैं और वो मेरे मामा जी से बोलते हैं कि हम इस बच्चे को हम अपने साथ ले जाते हैं, आश्रम ले जाते हैं और मुझे आश्रम लिए जाते हैं। वहाँ आश्रम में जाके मेरा दाखिला करवा दिया जाता है, मेरी पढ़ाई-लिखाई चालू हो जाती है और वहाँ पे उनके अलावा भी एक बुजुर्ग स्वामी जी रहते हैं जिनकी उम्र 75-80 साल थी।
उनकी मैं सेवा करता था और वहीं रहता था, पढ़ाई करता था। मैंने स्टार्टिंग में 10-5 दिन तो मैं रोता ही रहता था, क्योंकि मुझे बार-बार याद आती थी, अपने मम्मी-पापा की याद आती थी, और पढ़ाई का मन तो दूसरी बात हो गई, खाने-पीने की भी इच्छा नहीं होती थी। तो अकेले कमरे में बैठ के रोते रहते थे। तो पहले 10-15 दिन तो ऐसा लगता था कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, अंधेरा सा लगता था कि सब कुछ उजड़ गया है और आगे कैसे ज़िंदा रहा जाए, किसके लिए ज़िंदा रहा जाए, इन सब चीज़ें बहुत मुश्किल दौर से गुज़रने वाली समय हो गया था मेरे लिए। लेकिन वहाँ पे जो स्वामी जी रहते थे, वो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने जो मेरे माता-पिता को जो मुझे प्यार मिलना चाहिए था, वो उन्होंने दिया। मुझे जैसे बच्चे की तरह रखना चाहिए था, उन्होंने रखा। एक चीज़ और भी है कि आप जब परिवार से, क्योंकि आप जब 6-7 साल के होते, तो आपको कोई समझ नहीं होती। आपको सारा का सारा आपका अटैचमेंट अपने परिवार के साथ रहता है, उन्हीं के साथ आपका समय बीतता है। अब मुझे ये सब चीज़ें छोड़ के एक ऐसी अनजान जगह पे जाना पड़ गया था, जहाँ मैं किसी को ना जानता था, लोगों को ना किसी के पहले से किसी को मिला था, और किसी को कोई ज़रूरत के लिए मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी। वो एक आश्रम था, वहाँ पे लोगों सब चीज़ें समय के हिसाब से मिलती थी। उनको एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल समय की तरह रहा। तो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते वो महीना, 2 महीना, 4 महीना लगे मुझे अपने आप को एडजस्ट। फिर साल 2 साल जैसे-जैसे जो वहाँ पे बुजुर्ग स्वामी जी थे, उन्होंने जब समझाया कि बेटा जो कुछ हो चुका सो हो गया है, आपको अपने लिए जीना चाहिए, अपने अपने लिए काम कर, जो भी पढ़ाई है वो पढ़ाई करो, कुछ अच्छा काम करोगे, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो धीरे-धीरे करके जो जिनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता गया, फिर मैं उनसे कनेक्ट होता गया, और फिर उस आश्रम को ही फिर मैंने एक परिवार के तौर पे मान लिया। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, उन्हीं को मैं अपने भाई, बंधु की तरह मानने लगा। उनसे भी जो भी मेरा दुःख-सुख हुआ, तो थोड़ा बहुत जो भी है वो उनसे शेयर कर लेना होता। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कहीं न कहीं पे रहता है कि आप कभी भी अकेले बैठोगे तो आपको लगता ही है कि परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। और जब भी कभी कोई त्योहार होते थे, होली, दिवाली होते थे, तब वो समय शायद ही सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला हो जाता था, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस था, बहुत बड़ी आश्रम था, लेकिन त्योहार पे ज़्यादातर क्या होता कि एक वो स्वामी जी रह जाते थे और मैं रह जाता था। तो बाकी सब लोग चले जाते थे, जो और बच्चे आए हुए होते, वो भी अपने परिवार चले जाते थे। तो लेकिन हमें, क्योंकि और कोई मुझे भी जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हम दोनों लोग ही रह जाते थे। तो त्योहार भी मैं त्योहार की तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाता था। कारण है कि आप सेलिब्रेट करोगे तो आपको उसके लिए भी परिवार चाहिए होता है। तो वो समय बहुत ज़्यादा मुश्किल के दौर से गुज़रा हुआ समय था। पढ़ाई करते-करते मेरे दिमाग में ये तो आने लगा था कि मुझे कुछ करना है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो ऐसे नहीं रहना है, मुझे करना है, लाइफ़ में कुछ आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। तो यही पढ़ाई करते-करते मेरा 12th हो गया। उसके बाद मेरी एक दोस्ती हुई, जिसका नाम अनुपमा है, और वो वैसे तो चमोली से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे वो भी पढ़ने आए थे। लेकिन जब उसको मेरी स्टोरी पता चली, मेरी कहानी पता चली, तो एक अटैचमेंट हो गया। उस अटैचमेंट की वजह से हमारी एक अच्छी दोस्ती हो गई। वो कोई भी है, तो कोई भी दुःख दर्द की बात होती थी, मैं उसी को बताता था, और मुझे भी अच्छा फ़ील होता था कि हाँ, चलो मुझे कोई सुनने वाला है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक मोटिवेशन का काम भी करते थे। वो हमेशा समझाते रहते थे कि तुम परेशान मत हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम पढ़ाई करो, तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या है, हम दोनों की एक बॉन्डिंग की वजह से एक अच्छे परिवार की मुझे भी लगने लगा कि शायद एक मेरा फ्यूचर में एक नया परिवार बन जाएगा। लेकिन अब क्या सिचुएशन चेंज हो गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी कि अभी क्या है, अभी तक ये था, लोगों को ये पता था कि हाँ, ये अनाथ बच्चा है, ठीक है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। लेकिन अब लोगों की मानसिकता चेंज होती जा रही थी। कह रहे थे ये अकेला है, अनाथ है, इसलिए अब शायद ये बिगड़ने की राह पे चल दिया है। लेकिन आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो, आप बिगड़ रहे हो या संभल रहे हो। क्योंकि मुझे उस टाइम किसी की कमी खल रही थी कि जिससे मैं बैठ के बात कर सकूँ, जिसको कुछ मैं बता सकूँ। वो मैं सिर्फ़ अपनी जो आज की डेट में मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ़ है, उसके साथ मेरी दोस्ती, तो मैं उससे अपनी चीज़ों को बता पा रहा था, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था। इस वजह से हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होती गई। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों की नज़रिया चेंज हुआ, लोगों ने अब उल्टा-सीधा बोलना चालू कर दिया। लेकिन मैंने अपने आप से ठान रखा था कि लोग कुछ भी बोलें, लेकिन मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, करना है। मेरे इसी बीच में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई।
ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते जिन स्वामी जी के अंदर में रहता था, मैं जिनके पास रहता था, वो 75-80 साल के थे। 85 साल की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई। तब मुझे पहली बार पता चला कि मैं पूर्ण रूप से अनाथ हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे पाला-पोसा था, इतनी अच्छी तरह से रखा, मेरी छोटी-छोटी चीज़ों को जो कर सकते थे, उनके पास पैसा-वैसा नहीं था, लेकिन मॉरली जितना जो कर सकते थे, उस हिसाब से उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं बच्चे तू कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा। उनकी मृत्यु के बाद तो शायद मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ना मेरे पास घर है, ना कोई मॉरल सपोर्ट है, ना पैसा है, ना कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं है। सिर्फ़ कोई एक ही बंदा था जो मेरे को मॉरल सपोर्ट कर रहा था, वो मेरी पत्नी थी, जो कि उस टाइम मेरी अच्छी एक दोस्त थी। उसने समझाया कि नहीं हम कुछ करेंगे और उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने नौकरी ढूँढना चालू कर दी। कई जगह भटका, कई जगह देखी, छोटी-छोटी नौकरी के लिए बोला, लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। एक दोस्त के कहने पे मुझे नौकरी मिल गई। 6 महीना मैंने वहाँ नौकरी की। फिर मेरा एग्ज़ाम आ गया, जो कि मेरा एग्ज़ाम की वजह से वो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। उस न एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 6 महीने के लिए एक एजेंट की भी काम किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यही करना पड़ रहा था। 6 महीना करने के बाद फिर मेरी नौकरी कोटक लाइफ इंश्योरेंस में लग गई और वहाँ से मुझे एक सैलरी के रूप में एक तनख्वाह आने लगी, 14-15 हज़ार रुपये मिलते थे। उससे मुझे एक संतुष्टि होने लगी कि नहीं चलो अब मैं कुछ करने लगा हूँ और एक विश्वास जाने लगा। मैं और मेहनत करने लगा और जो वाइफ़ थी उसको भी लगने लगा कि नहीं अब हम कुछ कर लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे। अब नौकरी कल चलती रही, मेरे 1 साल बाद मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद मेरी सैलरी 25,000 रुपये हो गई। मैंने अपनी वाइफ़ को बोल रखा था कि जब तक मेरी सैलरी 25,000 रुपये नहीं होगी, हम शादी के लिए सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी के और का भी फ्यूचर गलत उस पे चला जाए, उसको अफ़सोस हो कि किसी गलत बच्चे के किसी बंदे के साथ उसने ज़बरदस्ती इस वजह से शादी कर ली क्योंकि उसकी दोस्ती थी। तो मैंने ये चीज़ पहले ही से बता रखी थी। जब मेरी सैलरी 25,000 हो गई तो 2009 में हमने शादी कर ली। 2009-10 की बात है, मेरी एक छोटी मतलब पहली बेटी हुई। अब बेटी की वजह से, क्योंकि मेरी वाइफ़ मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसने बीएड, एमए सब कुछ कर रखा है, लेकिन परिवार में और कोई ना होने की वजह से उसको अपने परिवार के लिए एक कुर्बानी कह सकते हैं, कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि नौकरी मैं कर रहा था, तो वो अपने परिवार को सँभालती थी। तो कोटक में मैंने प्रमोशन लिया 2 साल में, उसके बाद मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में चला गया, वहाँ पे मैंने 2 प्रमोशन लिए। 2015 में फिर मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में एज ए ब्रांच मैनेजर मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे काम कर ही रहा था, तब तक मेरा सिलेक्शन आईसीआईसीआई बैंक में हो गया और उसके बाद मुझे एक और बड़ी ब्रांच दे दी गई, जहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब कह सकते हो आज की डेट में 300-400 करोड़ की ब्रांच है, तो वो ब्रांच दे दी गया और मुझे दोबारा फिर से प्रमोशन दे दिया गया। तो उसकी वजह से मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ ठीक है, आज की डेट में जो सपने कह सकते हैं, आप सपना देखना ना भूलिए, किसी भी हालत में सपना ज़रूर देखिए। शायद मुझे अपने सपने देखने में डर लगता था, लेकिन मेरी पत्नी ने हमेशा मुझे पुशअप किया, नहीं सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखो। उस सपने देखने का नतीजा है कि आज की डेट में मैं आईसीआईसीआई बैंक में एज ए चीफ मैनेजर हूँ और मेरा सैलरी पैकेज भी 20-25 लाख का है। तो उससे मैं अपने परिवार का भरण-पोषण भी कर सकता हूँ, कुछ घर परिवार के लिए कुछ बचा रखा है, घर भी ले लिया है, गाड़ी भी ले ली। तो कहते हैं कि आपकी अगर इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आप सिर्फ सोच के रखती है अपने मन में कि आपको ये करना है, करना है, करना है और इसके लिए आप अपने मन से लग जाइए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अच्छाई के ऊपर नहीं जा सकती, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वो आतंकवादियों जिन्होंने मेरा घर ख़त्म किया था, मुझे अनाथ किया था, वो कहाँ है, क्या किस हाल में है, मारे गए, जिंदा है या नहीं है। लेकिन उन सब परिस्थितियों से निकलते हुए आज की डेट में मैं अपने कार्य के थ्रू, लोगों के सपोर्ट के थ्रू आज मैं यहाँ जोश टॉक के मंच पे खड़ा हूँ और इसके लिए मुझे अपने आप में काफ़ी कुछ गर्व लगता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन आपकी हिम्मत के आगे हमेशा छोटी ही रहती है। आपको आगे बढ़ते रहेंगे तो ये कोई भी परिस्थिति है, उनसे आप पार पा ही जाएंगे। और आखिरी में मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।